दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके बीच में लगभग 6 महीने बाद आया हूँ और बीच में मेरा बहुत ब्रेक हो गया था, नहीं आ पाया था। मैंने सोचा कुछ नया टॉपिक लेकर आपके बीच में आता हूँ। ज़्यादातर भवन मानचित्र जो होते हैं उसके स्वीकृत कराने के संबंध में या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट लेने के संबंध में और उसके बाद नक्शा पास कराने में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और अज्ञानतावश लोग प्लॉट भी खरीदते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं। कहाँ पर प्लॉट ख़रीदा ये पता नहीं होता, उन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ख़रीदा है, कहाँ है या ग्रीन बेल्ट में ख़रीदा है, तो ये भूल कर जाते हैं और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम दोस्तों 2 पार्ट में बात करेंगे। एक पार्ट में हम बात कर रहे हैं जो हमारे भवन मानचित्र में स्वीकृति हेतु जो भी कठिनाइयाँ आती हैं सामने, कौन-कौन सी कठिनाइयाँ हैं और प्राधिकरण कौन-कौन से ऑब्जेक्शन लगाता है और कैसे उनको दूर किया जाना चाहिए। दूसरा पार्ट ये होगा हमारा अनधिकृत कॉलोनी में अगर आपने प्लॉट लिया है तो क्या वो वहाँ पर आपने निर्माण किया है, क्या वह निर्माण कंपाउंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, और जिस कॉलोनी में आपने लिया है प्लॉट उसमें लेआउट पास है या नहीं है, ये सब देखते हुए कि हमें क्या-क्या दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, तो उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो 2 पार्ट हमारे हो गए। एक पार्ट हमारा अभी शुरू कर रहे हैं कि मानचित्र स्वीकृत कराने में क्या-क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा, एडवोकेट। आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल। आपका हमें बहुत सहयोग मिलता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइकॉन के बटन को प्रेस करने के बाद दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जो हमारी आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कोई कमेंट करना है तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी इस वीडियो का लाभ और लोग भी उठा सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मानचित्र स्वीकृति के लिए क्या ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि मानचित्र स्वीकृत कराने से पहले आपके पास प्लॉट होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, सेल डीड, म्यूटेशन होना चाहिए उसका, और कई तरह के मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं, या तो सेल डीड होती है या गिफ्ट डीड होती है। कोई लोग विल पे भी है ना, जो विल एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद उस पे भी वो कराते हैं, लेकिन उसका म्यूटेशन होना चाहिए। आपके पास अपनी ज़मीन है और उसका एरिया आपको पता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, जो भी आपके पास है सेल डीड के अंदर लिखा हुआ, आप उसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या हॉस्पिटल या और कोई निर्माण सामुदायिक सुविधाओं के अंदर करना चाहते हैं, तो क्या परेशानियां आपके सामने आती है। फिलहाल हम रेजिडेंशियल का बताते हैं और कॉमर्शियल का बताते हैं। अगर आपके पास 100 मीटर का प्लॉट है, रेजिडेंशियल में अप्लाई करते हैं तो, या कॉमर्शियल भी करते हैं आप, और उसके लिए ज़्यादा है आपके पास, होटल वगैरह बनाना है तो उसके लिए 1500 मीटर लैंड है आपके पास,
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने लोकल आर्किटेक्ट के पास जाएंगे या ड्राफ्ट्समैन के पास जाएंगे या सिविल इंजीनियर होगा उसके पास जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्किटेक्ट की फ़ीस सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद उससे कम फीस होगी सिविल इंजीनियर की और सबसे कम फीस होती है ड्राफ्ट्समैन की। लेकिन दोनों के क्षेत्राधिकार बटे हैं, दोनों दोनों का जुडिक्शंस, तीनों का जुडिक्शन बटा हुआ है। आर्किटेक्ट को अनलिमिटेड पावर है, कितना भी क्षेत्रफल का हो, कितना ही बड़ा एरिया हो, 2 बीघे 3 बीघे 10 बीघे जितना भी है वो नक्शा बना के तैयार कर सकते हैं। और ड्राफ्ट्समैन और सिविल इंजीनियर की लिमिट थोड़ा कम हैगी। तो दोस्तों नक्शा आपके अकॉर्डिंग मौके पे जाकर देखेंगे आर्किटेक्ट या इंजीनियर, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेडरूम की, ड्राइंग रूम की, कितने रूम आपको चाहिए, कहाँ टॉयलेट चाहिए, कहाँ आपको किचन चाहिए, कहाँ डाइनिंग रूम चाहिए और वास्तु के हिसाब से किस किस हिसाब से आपको चाहिए वह आपकी ड्राइंग बनाते हैं। और उसमें देखते हैं नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, जो भी है वो आप प्लॉट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आर्किटेक्ट एक डिज़ाइन तैयार करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद एक फॉर्म सबमिट करेंगे, एक एफिडेविट सबमिट करेंगे और जो आवेदन शुल्क होता है वो जमा करेंगे। उसके साथ जो अटैचमेंट होता है जैसे सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, ये करेंगे। अगर कोई मुकदमा चल रहा था उसमें या कंप्रोमाइज़ हुआ है या बंटवारा हुआ है तो उसके पेपर्स भी कोर्ट के दाखिल करेंगे। और एनओसी वगैरह का है, ये बाद की चीज़ है। जब ये सारी चीज़ सबमिट करने पे ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाता है तो क्या प्रोसीजर होगा आपके नक्शा पास करने का। तो उसमें सबसे पहले सब रिपोर्ट वगैरह लग जाएंगी, नीचे लेवल की जो भी रिपोर्ट होती हैं ज़रूरी। अगर कॉलोनी की सैंक्शन कॉलोनी है, कोई स्वीकृत कॉलोनी के अंदर कोई आपका प्लॉट है तो उसमें लेआउट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट लग जाएगी कि इसका प्लॉट एरिया कितना है और राइट एंड लेफ़्ट और आगे पीछे कौन कौन से प्लॉट हैं और कितने मतलब कब इसका लेआउट पास हुआ था। इसके अलावा जो लेआउट नहीं है और वैसे ही डायरेक्ट आप कराने जा रहे हैं, कुछ नक्शे ऐसे होते हैं जो बिल्टअप एरिया में पास किए जाते हैं तो उसमें रिपोर्ट लगाई जाती है। फिर ओनरशिप के लिए फ़ाइल भेजी जाएगी लीगल एक्सपर्ट के पास या फिर वो रेवेन्यू के होते हैं तहसीलदार, उनके पास जाएगी और उसके अंदर चेक किया जाएगा कि आपकी ओनरशिप प्रॉपर है या नहीं है। ओनरशिप में देखा जाएगा आपका प्लॉट एरिया कितना है और आपने मैप कितने एरिया में दिया हुआ है। मैप में आपको सारा आपका आर्किटेक्ट खोलेंगे, रोड बाइंडिंग एरिया भी खोलेंगे और कितने एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है वो भी दिखाएंगे, सेटबैक भी दिखाएंगे, साइड सेटबैक भी दिखाएंगे, फ्रंट सेटबैक भी दिखाएंगे, यानी कि जितने भी हैं सब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर खोलेंगी। उसके बाद लीगल एक्सपर्ट रिपोर्ट देते हैं, उसमें चेक करते हैं, वेट करेंगे कि आपका बेनामी के हिसाब से या सील डीड के अकॉर्डिंग या गिफ्ट डीड के अकॉर्डिंग कितना एरिया आपको मिला है, किसने बेचा है आपको और किससे आपने ख़रीदा, कब ख़रीदा, ये सारी रिपोर्ट लगा दी जाएगी। यानी कि ओनरशिप को जो प्रूफ करेंगे आपकी ओनरशिप की पुष्टि कर दी जाएगी कि भाई आपकी ओनरशिप बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो उसके अंदर बताया जा सकता है कि यहाँ पर ये लीगल केस चल रहा है, इसमें ये कमी है और अभी सब जुडिस मैटर है कि नक्शा पास नहीं हो सकता है। यदि कोई स्टे वगैरह नहीं है और उस केस से किसी भी मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है नक्शे की, तो क्लियर रिपोर्ट ये आ जाएगी जो केस चल रहा है उसमें कोई स्टे नहीं है और कोई किसी मेरिट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसमें नक्शा पास किया जा सकता है। पास किए जाने में कि कोई विधिक अवरोध नहीं है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है तब, अगर केस नहीं चल रहा है तो अब तो क्लियर ही हो जाएगा आपका, जो ओनरशिप क्लियर होनी चाहिए। उसमें फिर ये भी देखेंगे म्यूटेशन कब हुआ था आपका। तो प्रॉपर्टी कई तरीके की होती है, एक तो क्लियर प्रॉपर्टी में बिल्कुल पता लग जाता है, आसान होता है। बहुत सी प्रॉपर्टी जो है हमारी विरासत की संपत्ति होती है, दादा परदादा चली आ रही है, उसके बंटवारा भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ओनरशिप क्लियर होने के बाद, रिपोर्ट क्लियर होने के बाद फिर वो
जेई क्या करते हैं, जेई के पास जाती है, जेई उसमें टेक्निकल देखते हैं कि आपने फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक और जितने भी सेटबैक हैं, ये रियर सेटबैक, ये आपने सही यहाँ उसका उल्लेख सही किया है नहीं किया, आपने कोई ज़्यादा तो नहीं लिखा, बायोलॉज के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि हर स्टेट में बायोलॉज अलग है, उसके मुताबिक ही आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कितना आपका अनुमन्य है, मतलब उसमें आपका ये एफएआर कितना छोड़ना है और साइड सेटबैक कितना छोड़ना है, रियर सेटबैक कितना छोड़ना है, ये सारी चीज़ देखी जाती हैंगी। जब ओके क्लियर रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी तो असिस्टेंट इंजीनियर के पास उसके लिए डेवलपमेंट चार्ज के लिए जाएगी, और डेवलपमेंट चार्ज के लिए नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया हूँ, लैंड यूज भी देखा जाता है। लैंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैंड यूज कृषि अगर है, कृषि का किसी का ज़मीन का निकल जाता है कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो आप समझ लीजिए कि आपका मैप नहीं पास होगा, फिर एग्रीकल्चर में अलाउ नहीं करेंगे आपको। उसमें और भी देखेंगे आप, कम सामुदायिक सुविधाएं तो नहीं है, कॉमर्शियल तो नहीं है। अगर रेजिडेंशियल है तो कॉमर्शियल नहीं करेंगे, कॉमर्शियल है तो उसमें रेजिडेंशियल कर सकते हैं, कहीं कहीं कर सकते हैं हम लोग, उसको प्लान में दिखाना पड़ेगा। कहीं कहीं रेजिडेंशियल कॉमर्शियल दोनों साथ हो सकते हैं। तो लैंड यूज वगैरह सब क्लियर किया जाएगा आपका कि लैंड यूज क्या है, स्पष्ट लैंड यूज की रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन आपको दिए जाएंगे, जेई द्वारा ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे। जब ऑब्जेक्शन, जैसे पीडब्ल्यूडी का ऑब्जेक्शन हो गया, अगर रोड साइड में है पीडब्ल्यूडी की तो पीडब्ल्यूडी का, नगर पालिका का भी हो सकता है, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। मतलब आपको एनओसी लाना है, ऑब्जेक्शन तो प्राधिकरण लगाएगा कि ये इनका एनओसी लानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है। इन आपत्तियों का निराकरण करना पड़ेगा ना, डिस्पोजल आपत्तियों का। ऐसे ही जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट की एनओसी हो गई, अगर कोई सिंचाई विभाग के पास लगी हुई ज़मीन है तो, या गंगा आ रही है, नहर आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो रिवर है, तो सिंचाई विभाग की एनओसी हो गई। और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के से लगता हुआ है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एनओसी हो गई। और आपके रेलवे डिपार्टमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी एनओसी देनी पड़ती है, जो ज़रूरत पड़ती है जिनकी, उन वही मांगी जाती हैं, एनओसी मांगी जाती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। अगर किसी डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन है, फायर को ऑब्जेक्शन है या पीडब्ल्यूडी को ऑब्जेक्शन है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर नक्शा पास होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रोड बाइंडिंग में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्शन का आप डिस्पोजल कर लेते हैं, उसको निपटा देते हैं सारे। और ड्राइंग में कुछ गलती है, ड्राइंग सही कर लेते हैं, तो फिर जेई उसमें क्या, डेवलपमेंट चार्ज वगैरह लगा के सीधे असिस्टेंट इंजीनियर को भेजेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर उसको आगे ओके करते हुए रिकमेंड के लिए वो आगे हायर अफसर के पास भेजते हैं। हायर अफसर फिर उसको सेंक्शन देते हैं, फिर वो डेवलपमेंट चार्ज और जो भी चार्ज लगे होते हैं, उसके अलावा लेबर सेस लगा होता है, सब डिवीज़न, अगर सब डिवीज़न किया तो सब डिवीज़न भी चार्ज लग सकता है। तो ये सारे चार्ज लगा के भेज दिए जाते हैं अकाउंट्स के अंदर। अकाउंट्स उसको ओके करता है, फिर वो डिमांड नोटिस आपको भेजा जाएगा कि इतने रुपए का आप डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पैसा जमा करा दें। जब आप पैसा जमा करा देते हैं तो नक्शा पास होने की स्थिति में आता है। लास्ट में फिर वो नक्शा पास कर दिया जाता है, उसके बाद ऑनलाइन नक्शा रिलीज़ कर दिया जाता है, आप नक्शा निकाल सकते हैं। ये नक्शा ऐसे ही कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी है, ऐसी नक्शे का प्रोसीजर यही है। जिस एनओसी की ज़रूरत पड़ती है वही मांगी जाएगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा, अगर ये तो हम आपत्तियाँ सूचित करते हैं कि ये हमारे आपत्ति है, फिर एनओसी आपको लाके देनी पड़ेगी। इसमें एनओसी का टाइम है 15-20 दिन के अंदर आपको टाइम दिया जाता है, उसके अंदर आपको एनओसी देनी होती है। यदि आप एनओसी नहीं देंगे तो नक्शा रिजेक्ट हो जाएगा। साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि अगर नक्शा रिजेक्ट हो गया तो फिर आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं कि जो उत्तराखंड और यूपी में तो चेयरमैन, जो कमिश्नर डिविजनल कमिश्नर होते हैं, उनके यहाँ अपील होती है, तो वहाँ अपील फाइल कर सकते हैं उस जगह। तो कई सारी मतलब लगा देते हैं, लेकिन पेशेंस रखिएगा। और अगर आप पे लैंड सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं दूसरे पार्ट की ओर चलता हूँ। अनऑथराइज में जहाँ पर आपके पास किसी ने प्लॉट ले दिया अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, लेआउट पास नहीं है,
तो वहाँ 5-6 मकान बन गए और उसके बाद जिन लोगों ने मकान बनाए नोटिस आ गए, तो कुछ लोगों के कॉल भी आए थे कि अब क्या करें, हम लोग फंस गए, हमारा नक्शा पास नहीं हो रहा, सीलिंग की कार्रवाई होने जा रही है। तो हम लोग उनसे यही कहते हैं कि अभी कंपाउंड तो नहीं हो पाएगा आपका, और जब तक रेगुलाइज नहीं होती है कॉलोनी तो कंपाउंड भी नहीं होगा। जब रेगुलाइज हो जाएगी तो कॉलोनी, तो कंपाउंड भी होने शुरू हो जाते हैं और डेवलपमेंट चार्ज भी जमा करना पड़ता है, सब कुछ होना उसमें। कंपाउंड कब होती है? एक बहुत बड़ी कॉलोनी जब होती है, जब देखा जाता है उसके अंदर जो अवैध कॉलोनी में आपका पार्क भी दिया हुआ है, सीवर भी दिया है, रोड भी दे दिए हैं, बिजली के पोल भी लगा दिए हैं और सब नालियाँ भी हैं, पानी का भी है, सारी सुविधाएं हैं। तो वो आसान रहता है उसको गवर्नमेंट को नियमित करने के लिए। कॉलोनी नियमित हो जाती है, वहाँ जब नियमित होने के बाद फिर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जो प्लॉट वैकेंट है और किसी का प्लॉट है उसके अंदर वो नक्शा पास कराना चाहता है, नक्शा पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपाउंड नहीं होगा तो किसी के कॉलोनाइजर भाग जाते हैं, किसी के बहकावे में ना आए। कॉलोनाइजर सस्ते की रेट दिखाते हुए कि सस्ता प्लॉट है, आप लोग ले लें, क्योंकि डेवलप होता नहीं है, फिर वो बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि रोड बाइंडिंग भी होती है उसके अंदर, सब कुछ होता है। वो बड़ी परेशानी का विषय है। और बहुत से क्या करते हैं, पब्लिक को धोखा देते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में प्लॉटिंग कर देते हैं, वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होता है, वहाँ तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। और 143 धारा 143 यूपी जेड एक्ट का कोई मतलब नहीं है इससे। वहाँ आबादी डिक्लेयर की जाती है, लेकिन इसका मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चलता है डिपार्टमेंट, चाहे नगर निगम है, नगर पालिका, जो हर सिटी का अपना मास्टर प्लान होता है, कैसे कैसे बताया हुआ है शहर को, कितनी रोड चौड़ी होंगी, कहाँ पर कितना एफएआर होगा, कितना स्टोरी आप हाइट पे ले जा सकते हैं बिल्डिंग को, ये सब बताया जाता है। और सब वेल प्लान्ड ये शहर के लिए नक्शे इसलिए पास किए जाते हैं ताकि बहुत योजना के अनुसार, है ना, अच्छी तरह से ये नक्शे पास हो सकें और कोई दिक्कत ना आए आपको। अगर कोई सवाल आपका है आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। और अगर आपको कोई शिकायत है किसी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या किसी और कर्मचारी से, तो हायर ऑफिसर से आप शिकायत कर सकते हैं। अगर आपके जेन्युइन केस है तो आपकी ज़रूर ऑफिसर मदद करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बेहिचक होकर शिकायत करें और जितना भी काम करें नियमानुसार करें, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग करें, ताकि आपको कोई आगे परेशानी ना हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूँगा कोई नई वीडियो के साथ, और एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलूँगा मैं, ताकि आपके काम आ सके। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।